हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड योर थॉट्स। मैं हूँ ज्योति, आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, डूइंग ग्रेट। सो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पॉपुलर नोशंस क्या क्या हैं साइकोलॉजी के, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है ये एक मॉडर्न सब्जेक्ट हमेशा से नहीं था, इसकी एक शॉर्ट हिस्ट्री है। ये इन्फ्लुएंस है किससे? फिलॉसफी से एंड फिजियोलॉजी से, जहाँ पे लोग क्वेश्चंस करते थे अबाउट माइंड एंड बिहेवियर की बिहेवियर क्या होता है या फिर माइंड क्या चीज होती है, इस एक चीज के बारे में। जो फॉर्मल बिगनिंग हुई है यानी कि जो शुरुआत हुई है साइकोलॉजी की, मॉडर्न साइकोलॉजी की, वो 1879 में हुई है, जो विलियम वुंट ने इस्टेब्लिश किया था पहली लेबोरेटरी साइकोलॉजी की लिप्जिंग जर्मनी में। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का दिया था टॉपिक, यानी कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, ये जानने की कोशिश की थी इन्होंने। ड्यूरिंग वुंट्स टाइम, यानी कि जब वुडेंट स्टडी कर रहे थे उस समय, जो मेथड उन्होंने यूज किया था उसको क्या बोलते हैं हम? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का मीन्स ये है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किया था उसमें पर्सन जो है आते थे, जो भी पार्टिसिपेंट होते थे वो आने के बाद अपना जो भी उनका एक्सपीरियंस होता था वो उसको शेयर करते थे और उसके बिहाफ पे स्टडी की जाती थी। तो इसी प्रोसेस को इंट्रोस्पेक्शन कहा गया था। ये जो जाना जाता है, ये स्ट्रक्चरलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, जो विलियम वुंट हैं वो। हालांकि बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे इनके इस मेथड से, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के बारे में बात की थी कि माइंड का स्ट्रक्चर है क्या, बट माइंड का काम क्या है, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर से बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो थे वो हैप्पी नहीं थे, उनके इस मेथड से सेटिस्फाइड नहीं थे कि माइंड का स्ट्रक्चर तो चलो समझ में आ गया कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, बट एक्चुअल में माइंड करता क्या है ये भी लोग जानना चाह रहे थे। और इसके चलते, इस प्रॉब्लम की वजह से एक नई अप्रोच आई साइकोलॉजी में, डेवलप्ड हुई। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स, जिन्होंने एक अप्रोच डेवलप किया जिसको कहा गया था फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म क्या होता है, यहाँ पे बात की गई थी माइंड के फंक्शन के बारे में कि हमारा माइंड जो है वो एक्चुअली में करता क्या है। पहले हमने देखा जो विलियम जेम्स है वो बिलीव करते थे कि हमें इस बात की स्टडी करने के बजाय इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड तो चलो हमने स्टडी कर लिया, बट माइंड एक्चुअल में क्या करता है, बिहेवियर में कैसे हेल्प करता है माइंड, इस एक चीज़ को समझने के लिए, और इन्वायरमेंट के साथ कैसे हमारा माइंड डील करता है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए भी ज़रूरी है हमें क्या, माइंड के फंक्शंस के बारे में जानना। तो इस तरीके से फंक्शनलिज्म आया स्ट्रक्चरलिज्म के बाद में, और ये विलियम जेम्स ने प्रपोज किया था इसे। अब एग्जांपल के लिए हम जानना चाहते हैं, जो फंक्शनलिस्ट है वो फोकस करते हैं किस चीज़ पे, कि बिहेवियर किस तरीके से हेल्प करता है हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। अब जो दूसरे थिंकर थे इंपॉर्टेंट, वो थे जॉन ड्यूई, और ये भी सपोर्ट करते थे किसको? फंक्शनलिज्म को, यानी कि माइंड का फंक्शन क्या है इस बात पे ये बिलीव करते थे। अब ये अर्ली 20th सेंचुरी में एक नई अप्रोच आई जिसको जिस्टाल्ट साइकोलॉजी कहा गया था, और इसका मतलब होता है एक होल कॉन्सेप्ट। जिस्टाल्ट का मीन्स क्या होता है? होल, यानी कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है वो एलिमेंट्स में नहीं, स्ट्रक्चर्स में नहीं, बल्कि ये एक होल की तरह, यानी कि पूरा संपूर्ण की तरह ये ऑर्गेनाइज होता है। इसे हम एलिमेंट्स में या फिर टुकड़ों में नहीं समझ सकते हैं। अब जो दिया हुआ है कि जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं इंफॉर्मेशंस के थ्रू, जो रिसीव करते हैं इन्वायरमेंट से, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी होल के थ्रू आती है। उसे हम छोटे-छोटे एलिमेंट्स में ग्रास्प नहीं करते हैं, बल्कि वो एज़ अ होल हम कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर कोई लाइट किसी सीरीज़ से आ रही है या किसी बल्ब से आ रही है और हमारी आँखों पे पड़ती है, तो जब वो कंप्लीटली हमारे आँखों पे आएगी तभी वो रिफ्लेक्ट होकर हम किसी चीज़ को देख पाएँगे। अगर वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो हम उस चीज़ को कंप्लीट तरीके से देख नहीं सकते हैं। ये यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है हमारा जो परसेप्शन है दिया हुआ, सॉरी, अगला जो है परसेप्शन दिया हुआ है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है कि यानी कि इस
टॉपिक से हमें क्या समझ में आया कि जो एक्सपीरियंस है ये होलिस्टिक होता है, यानी कि एक्सपीरियंस जो है वो संपूर्ण है, एक पूरा का पूरा होल का कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा जो रिएक्शन आया स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट में आया, यानी कि जो माइंड का स्ट्रक्चर क्या है इसके अगेंस्ट में, ये था बिहेवियरिज्म। अब यहाँ पे क्या स्टडी की गई, बिहेवियर के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया, बिहेवियर पे ज़्यादा जोर डाला गया। लगभग 1910 में जॉन वॉटसन, इन्होंने रिजेक्ट किया स्टडी ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस, यानी कि माइंड की जो स्टडी है साइकोलॉजी के अंदर और कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना जो है, इसको इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया। और ये इन्फ्लुएंस थे इवान पावलोव, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताया था, उनसे इन्फ्लुएंस थे ये। इन्होंने क्या बताया कि बिहेवियरिज्म पे हमें जोर देना चाहिए कि व्यवहार जो हम पढ़ रहे हैं, बिहेवियर, ये किस तरीके से शेप होती है, कैसे काम करती है, कैसे एनवायरनमेंट के साथ डील करती है और कैसे कनेक्टेड है। अब बिहेवियरिज्म जो है वो डेवलप्ड हुआ था बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। अब सब इनमें जो सबसे ज्यादा फेमस थे वो थे बीएफ स्किनर, जिन्होंने बिहेवियरिज्म को प्रपोज किया था। अब इन्होंने बिहेवियरिज्म को बहुत सारे सिचुएशंस में बताया, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। हालांकि जो बिहेवियरिज्म था ये डोमिनेटेड था साइकोलॉजी के लिए बहुत सालों तक, और बहुत सारे अप्रोचेज जो है इसमें डेवलप किए गए। अब सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल थिंकर थे इसमें थे सिगमंड फ्रूइड। अब इन्होंने क्या बिलीव किया, ये क्या मानते थे कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होती है अनकॉन्शियस डिजायर और कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू। जो हमारी अनकॉन्शियस इच्छाएं होती हैं जो कि पूरी नहीं हो पाती है या कहीं दबी रहती हैं हमारे अंदर, इससे रिलेटेड होता है हमारा जो बिहेवियर होता है वो। अब इन्होंने क्या डेवलप किया, इन्होंने डेवलप किया था साइको एनालिसिस। ये एक सिस्टम होता है अंडरस्टैंड करने का और ट्रीट करने का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को करने के लिए। एक साइको एनालिसिस एक अप्रोच थी, एक ट्रीटमेंट था कि इस बिहेवियरिज्म को, अगर बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो उसको ठीक करने के लिए। अब फ्रूइड के अकॉर्डिंग जो लोग होते हैं ना वो हमेशा मोटिवेट होते हैं अनकॉन्शियस डिजायर और प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन के थ्रू। अगर वो किसी चीज़ से सेटिस्फाइड है या किसी चीज़ से उन्हें प्लेजर मिल रहा है, यानी कि उन्हें अच्छा लग रहा है कोई काम करके, तो उस चीज़ से वो मोटिवेट होते हैं। बहुत सारे जो डिज़ायर होते हैं वो सेक्सुअल भी हो सकते हैं नेचर में, ये भी उन्होंने बताया। अब एक डिफरेंट अप्रोच आई जिसको बोला गया था ह्यूमनास्टिक साइकोलॉजी। ये जो है वो प्रेजेंट किया गया था बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, ह्यूमन बीइंग्स में जो पॉजिटिवनेस होती है इसको लेकर। ह्यूमनास्टिक जो इन्होंने किन्होंने प्रपोज किया था, कार्ल रॉगर्स एंड अब्राहम मैस्लो ने इसको किया था। और वो क्या बिलीव करते थे कि लोगों में जो है वो फ्री विल है, यानी कि वो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो नेचुरली कोशिश करते हैं ग्रो करने के लिए, और वो अपना पूरा पोटेंशियल को अचीव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है दिया हुआ कि ये जो डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं वो शेप होती हैं मॉडर्न साइकोलॉजी की हिस्ट्री में, और ये बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड। जितने भी अप्रोचेज हमने अभी तक देखा, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, या फिर जिस्टाल्ट अप्रोच और ह्यूमनास्टिक अप्रोच, ये सारे हमने एस्पेक्ट्स देखे हैं कि ये सभी कहीं ना कहीं जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस हर अप्रोच में अवेलेबल होती है। और ये सारे अप्रोचेज जो हैं बाद में जाके कंबाइंड हुई और साइकोलॉजी में एक फर्दर डेवलपमेंट बनकर आती है। अब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। अब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या है, ये जो पर्सपेक्टिव है ये फोकस करता है कि लोग नॉलेज, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी नॉलेज अवेलेबल है उसको किस तरीके से ग्रास्प करते हैं, कैसे उस चीज को अचीव करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कॉग्निटिव का पहले मतलब क्या होता है। कॉग्निटिव का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ नोइंग, यानी किसी चीज के बारे में जानना। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को समझना, थिंकिंग, किसी चीज के बारे में जब हम सोचते हैं, परसीविंग, किसी चीज को जब आप परसीव करते हैं, सीखते हैं, रिमेंबर, किसी चीज को आप याद कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मेंटल प्रोसेसेस हैं, मेमोराइजिंग हो गया, लर्निंग हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं जो भी हमारे मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है, ये सारी चीजें कॉग्निशन के अंदर आती है। अब इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू लोग जो होते हैं वो नॉलेज को गेन करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ उसी तरीके से डील करते हैं। अब कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कंपेयर किया ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर के साथ में, कि रोबोटिक्स साइंस, आपने रोबोट साइंस आपने देखा होगा कि ह्यूमन ने ही बनाया है जो भी रोबोटिक्स है। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर हम चैट जीपीटी देखते हैं, या फिर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अवेलेबल है जिसका हम यूज करते हैं, तो ये सब ह्यूमन के द्वारा ही इस्टेब्लिश होती है।
अब जो माइंड होता है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और फिर इसे रिट्रीव करता है। जैसे कंप्यूटर में हम कोई डेटा इनपुट करते हैं, वो उसे क्या करता है, सबसे पहले इनकोड करता है, स्टोर करता है और बाद में हम जब कभी भी रिट्रीव करना चाहते हैं, हम सिस्टम से रिट्रीव कर सकते हैं। इसलिए इसे एक कंप्यूटर के कंपेयर में किया गया है कि ह्यूमन माइंड भी एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। और ये जो आइडिया था इसको क्या बोला गया था, कंस्ट्रक्टिविज्म। अब जीन पियाजे जो कि बिलीव करते थे कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को इंटरेक्शन के थ्रू फिजिकल और सोशल वर्ल्ड में। यानी कि वो अपने से बड़ों को देख के या फिर सोसाइटी में लोगों को देखकर या सोशल वर्ल्ड से या फिजिकल वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होकर वो चीज़ों को सीखते और समझते हैं। दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वाइगोत्स्की, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इस आइडिया को एक्सपेंड किया, किस आइडिया को, कंस्ट्रक्टिविज्म के आइडिया को। और उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो ह्यूमन माइंड होता है वो डेवलप होता है सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन के थ्रू। अब वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंगली लर्निंग जो होती है वो इंटरेक्शन के थ्रू होती है चिल्ड्रन और एडल्ट्स के बीच में, कि बच्चे जो होते हैं वो अपने से बड़ों से ही चीज़ें सीखते हैं। जबकि पियाजे जो हैं वो बिलीव करते हैं कि चिल्ड्रन जो यानी कि बच्चे जो हैं वो अपना नॉलेज खुद बिल्ड करते हैं, अपने आप से वो सीखते हैं। जबकि वैगोत्स्की जो है वो बिलीव करते हैं कि ये इंटरेक्शन के थ्रू आती है, कल्चर के या फिर सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने देखा कि किस तरीके से साइकोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ, टाइम टू टाइम कैसे-कैसे स्टडीज़ जो होती हैं वो चेंज होती गई और इवॉल्व होती गई। सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ माइंड का स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता था, उसके बाद इसके फंक्शन पे ध्यान दिया गया। फिर हमारे बिहेवियरिज़्म पे ध्यान दिया गया कि हमारा बिहेवियर कैसे शेप होता है। फिर हम कॉग्निशन पे आए, इस तरीके से साइकोलॉजी जो है ओवरऑल इवॉल्व हुई है। आई होप सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड सेम लेक्चर आपको नेक्स्ट फ्राइडे में आपको प्रोवाइड होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।